हाय गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कराएंगे आपके बायोलॉजी चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ में थ्योरी, मतलब एकदम डिटेल से लेक्चर होंगे जिसके अंदर आपको पीवाईक्यूज भी साथ में मिलने वाले हैं। एंड जितने भी लास्ट के दिन बचे हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आप मिस ना करो, वो सारे चैप्टर्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एंड एंड इसके साथ में आपको डीपीपी मिलेगी। हर एक लेक्चर के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी जो आपको सॉल्व करना जरूरी है। उससे पहले एक काम करना, जैसे आपका लेक्चर खत्म हो जाए, आपने ये लेक्चर मेरा कर लिया, इसके बाद आप करना एनसीईआरटी की बुक उठाना एंड उस चैप्टर की रीडिंग करना, एकदम ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए चलना। तो ऐसा जरूरी इसीलिए है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एमयू के अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी की लाइन के अंदर से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो वैसा करेंगे, उसके बाद आपको करना है क्या, डीबीबी सॉल्व। एंड जो आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा है वो टेस्ट होगा एक तरीके से, किससे, जब आप डीबीबी सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी की लाइन से बनाए हैं अंदर से, ठीक है ना। तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ी है एंड मेरा लेक्चर करा है। उसमें एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर के भी होंगे कुछ, तो वो मैं आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी करूंगा टॉपिक्स, वो आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है जी। टाइम को खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर लाइफ प्रोसेस का। तो देखो, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम करेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है पहले वो समझेंगे। फिर मैं बताऊंगा हम करेंगे सबसे पहली प्रोसेस जो स्टार्ट वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जो है हम 10th तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है लाइट एंड डार्क रिएक्शन, वो इसका पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्यों डिस्कस करेंगे भाई, वो इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से एएमयू में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है जी। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ दिया जाए। तो देखिए भाई, मेरा नाम है आयुष गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बस इतने मेरे बारे में आप ध्यान दिया वही बहुत है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए भाई। तो वीडियो क्लियर है, एक बार अच्छे से दिख रही है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे दिमाग में, जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखो, सीधा सीधा समझ लो, कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक लिविंग बॉडी है, कोई भी एक अगर लिविंग बॉडी है, तो वो अगर जीवित है, वो अगर लिविंग है, तो उसको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती होंगी। ऑब्वियसली सारे लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। एंड ये सारे प्रोसेसेस जो है वो एनर्जी के लिए है, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में क्या कर रहा हूँ, मैं फूड खा रहा हूँ, तो वो भी एक एक्टिविटी है। वो क्या है, लाइफ प्रोसेस कहलाएगी। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, वो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या ग्रोथ हो गई, या फिर रिप्रोडक्शन हो गई। जितनी भी ये प्रोसेस है वो सारी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है ना। एंड एक चीज और है कि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो वो कैसे पता चलेगा, वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा तभी उसको लिविंग बोलेंगे। तो एक तरीके से ये एक्टिविटीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि दीज एक्टिविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई बात। तो मुझे समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है, यानी कि कोई भी एक लिविंग बॉडी है जो ये जो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, वो एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस होगी। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे बताया न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है ना। तो चलना फिरना तो हो गया, वो एक तरीके से मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, वो भी एक तरीके से हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी हो गया, न्यूट्रिशन। हम आज हम करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप पढ़ोगे सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पढ़ोगे, एंड उसके अलावा आप पढ़ोगे डाइजेशन। डाइजेशन के अलावा और क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक हर्ट भी एक बहुत रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एंड इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो कुछ 3 4 5 एक्टिविटीज हैं या फिर 5 लाइफ प्रोसेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर की गई हैं। तो देखो, अब मैं सबसे पहले सारी एक्टिविटीज वगैरह सारी चीज समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, वो है क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या है वो, बायोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, देखो।
कोई भी अगर एक सेल है, कोई भी एक अगर सेल है, जो मैंने चैप्टर में बताया था आपको सेल वाले चैप्टर में, ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, सेल, टिश्यू 2-3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, उनको आप सर्च करोगे वो लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएँगे। अभी में हम बात कर रहे हैं अपना नया चैप्टर लैब प्रोसेस के बारे में। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर आपको क्या दिखेगा? उस सेल के अंदर अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको ही मैं क्या बोलूँगा? अगर इसके अंदर कोई एक केमिकल रिएक्शन परफ़ॉर्म हो रही है, वही क्या कहलाती है? उसी को बोला गया है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तुम समझो, नाम ही समझो, नाम में क्या बोल रहा है? बायो यानी कि हमारे अंदर लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी सेल के अंदर कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को क्या बोला गया है? बायोकेमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? इतनी बात अगर क्लियर है, तो देखो ज़रा ये भी समझ लिया जाए। एक्चुअली में हम कर रहे थे इससे पहले लाइव क्लास। हम इससे पहले क्या कर रहे थे? लाइव क्लास। बट अब हमारे यहाँ पे अभी अलीगढ़ में बहुत ही बुरी मतलब एकदम बारिश वगैरह बहुत कर रही हो रही है ना? उसके चक्कर में क्या हो रहा है? उसके चक्कर में नेटवर्क इश्यू था, तो मैंने क्या सोचा रिकॉर्डेड करता हूँ। तो ये जो पहले का लिखा हुआ दिख रहा था वो एक्चुअली में हमने लाइव क्लास अभी स्टार्ट करी थी, तो थोड़ी देर उसमें लिख लिया था मैंने, है ना? तो मैं इसको रफ करना भूल गया था। सो बेसिकली ये फालतू बात है। काम की बात क्या है? काम की बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो क्या है? वो है मेटाबॉलिज़्म। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ मेटाबॉलिज़्म के बारे में। तो ये मेटाबॉलिज़्म क्या है ये एक्चुअली में? देखो, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितनी जितनी भी यानी टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिज़्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सम सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हो गया भाई? सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring inside our body और या फिर occurring inside the living body यानी कोई एक लिविंग बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सारी, उन्हीं के सम को मैं क्या बोल रहा हूँ? मेटाबॉलिज्म कहता हूँ। समझ में आ गई? तो बायोकेमिकल रिएक्शन समझ में आ गई मुझे। मुझे समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म क्या है एक्चुअली में। थोड़ी बहुत क्या कहते हैं लाइट की फ्लक्चुएशन भी हो रही है ना, सो उसको इग्नोर करना आप सभी लोग भाइयों। अब देखो, मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इस मेटाबॉलिज़्म के अंदर भी आपको 2 चीज़ मिलेंगी। एक मिलती है एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होती है क्या? एनाबॉलिक रिएक्शन एंड दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, एक बताया एनाबॉलिक रिएक्शन, एक बताया कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये क्या चीज़ है भाई? नई चीज़ बता दी मैंने। देखो, अब देखो ज़रा ध्यान से सुनना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? एक ऐसी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे मैं बोलूँगा एनाबॉलिक रिएक्शन और वो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो एक सिंपल कंपाउंड से बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी सिंपल कंपाउंड से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ध्यान से सुनो, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, है ना? तो वो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरी तरफ आती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखो पहले एनाबॉलिक लिख लें थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे होगा फॉर्मेशन, इधर क्या हो रहा है दोस्तों? फॉर्मेशन और किस चीज़ का हो रहा है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वहीं दूसरी तरफ कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर होता है ब्रेकडाउन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैंने बोला रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, किससे? सिंपल कंपाउंड से, तो वो होता है एनाबॉलिक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ अगर ये कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा हो, वो ब्रेक टूट रहा हो, सिंपलर फॉर्म के अंदर, सिंपल कंपाउंड के अंदर, वो तो वो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
किसके अंदर? इनटू सिंपल कंपाउंड या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इनके एग्ज़ाम्पल्स देंगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे, एग्ज़ाम्पल दूँगा एक-एक दोनों का, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चाय ठंडी हो गई थी, है ना? अब मज़ा नहीं आ रहा। तो देखो, एग्ज़ाम्पल समझो सर बहुत बेहतरीन। एग्ज़ाम्पल आगे समझते हैं, पहले यहीं समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखो, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक रेस्पिरेशन का। नहीं रेस्पिरेशन थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस का। देखो ज़रा देखो, 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 ये देखो। जब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, किसी ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? CO2 होता है, CO2 बाहर एयर से मिलता है, H2O सॉइल से मिल जाता है एंड फोटोसिंथेसिस होती है। फिर बनता क्या? ग्लूकोज़ बनता है। अब देख लो, CO2, H2O बहुत ही सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स है। अब इनके मिलने से फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखो जरा, ये हो गया मेरा एनाबॉलिक रिएक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर रेस्पिरेशन होता हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे यही ग्लूकोज जो होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है CO2, H2O एंड ATP। अब मैं थोड़ा ATP वाली चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ग्लूकोज था, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। तो दोनों में एकदम डिफरेंस क्लियर हो गया। एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, इसके बारे में जरा आगे भी बात करते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। अच्छा, इससे पहले मेटाबोलाइट्स भी है। मेटाबोलाइट से पहले मैं थोड़ा-सा आपको कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक बताता हूँ, फिर मैं मेटाबोलाइट्स के बारे में बताऊँगा। टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो। देखो जरा, तो देखो मैं अभी-अभी हम बात करते हैं एनाबॉलिक की। देखो यार, बायोसिंथेसिस हो रही है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। एंड दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो सिंथेसाइज़ हो रहे हैं, सिंथेसाइज़ मतलब बन रहे हैं। किससे? सिंपलर वन से। जैसे कि हमने समझा था ना अभी, हमने बोला था CO2 है, H2O है, ये सिंपल वन कंपाउंड्स है, सब्सटेंस है। इनसे बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स है, C6H12O6। तो ये हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ समझो यहाँ पे, समझ लो यार ध्यान से। इधर क्या होता है? इधर होती है एनर्जी यूटिलाइज़ या फिर एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखो, अब यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आती है प्लांट के पास? फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो जो एनर्जी आती है, वो आती है सनलाइट से। सनलाइट से आती है कैसी एनर्जी? लाइट एनर्जी। एंड उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट केमिकल एनर्जी में एंड उस एनर्जी को यूज़ करके बनाते हैं ग्लूकोज़। उस एनर्जी को, CO2 को रिड्यूस करा देते हैं ग्लूकोज के अंदर। फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ पे समझो ये एनाबॉलिक रिएक्शन कैसे है। यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंपाउंड बन रहे हैं। वहीं तुम अगर बात करोगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, इधर तुम देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन, टूट रही है चीजें। और कौन सी? कॉम्प्लेक्स जो थे, जो उल्टे कॉम्प्लेक्स थे, उसी को सिंपल वन में तोड़ा जा रहा है। समझ में आ गई? और एक चीज देखो, जैसे वहां पे एनर्जी की यूज थी, जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी यूज हो रही थी, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। और जब मैं पीछे मैंने आपको जब बताया था, मैंने यहाँ पे ATP जो बनाई थी, ये एक्चुअली में जो एनर्जी रिलीज हुई थी रेस्पिरेशन में, उसी को मैंने ATP की फॉर्म में स्टोर कर लिया था। क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर कुछ भी काम करना होगा, चलना फिरना, डाइजेशन और भी दुनिया भर के जितनी भी प्रोसेस होंगी, लाइफ प्रोसेस, वहां पे वो ATP यूज हो जाएगी। समझ में आ गई? तो मुझे एनाबॉलिज्म समझ में आ गया, मुझे कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया, मुझे मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा मेटाबोलाइट्स की, मैं बात करूंगा, मेटाबोलाइट्स की। चलो करें, स्टार्ट करें, बस एक सेकंड। तो देखो यार, हम्म तो पक्की बात है ना, क्लियर है कोई? हाँ, एक चीज बता, एक टर्म रह गया जो बता देते हैं आपको। वो टर्म क्या है? वो टर्म है मेरे दोस्तों, वो टर्म है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर था ना 10th में केमिस्ट्री, वहां पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक, एक है हमारा एक्सोथर्मिक। अब तुम्हारे लिए मेरा सवाल ये है, कमेंट करो जरा कि एंडोथर्मिक कौन सी है, एक्सोथर्मिक कौन सी है? मैं तुम्हें एनाबॉलिक रिएक्शन समझा चुका हूँ, कैटाबॉलिक समझा चुका हूँ।
अब इन दोनों में से डिसाइड करो, एंडोथर्मिक कौन सी है, एक्सोथर्मिक। मैं बताऊं उससे पहले खुद डिसाइड करो, कमेंट करो, ठीक है। तो तुम सोचो जरा कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, मुझे पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या एनर्जी निकले, एनर्जी रिलीज हो रिएक्शन के अंदर से, तो वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर बोलो तो एक्सोथर्मिक। कैटाबॉलिक को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है। क्यों एक्सोथर्मिक बोला गया है? इन नेचर, क्योंकि वो हीट या एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक है। और वहीं एनाबॉलिक रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर तुमने सही किया था आंसर तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब तुम समझ रहे हो चीजें। अब देखो जरा बात करूं मेटाबोलाइट्स की। अब मैं बात करता हूं मेटाबोलाइट्स की, बात करता हूं जब। तो देखो मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है? जो रिएक्शन हो रही थी अभी तक, परफॉर्म कर रहे थे, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो यूज हो रहे हैं, कंपाउंड जो सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, उन्हीं को मेटाबोलाइट्स बोला गया है। देखो क्या बोल रहा है, मेटाबोलाइट्स रेफर टू द substances which undergo various changes during metabolism। यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो रिएक्शन होती हैं, उस दौरान जो सब्सटेंसेस चेंज होते हैं, जो सब्सटेंसेस चेंज होते हैं, उन्हें मेटाबोलाइट्स बोला गया है। इसको जरा फिर से हम एक रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं। देखो CO2H2O है, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों दोनों रिएक्ट कर रहे थे और बन रहा था C6H12O6। अब तुम देखो CO2 जो है कन्वर्ट हुआ है, CO2H2O दो मिलके क्या बना, CO2 कन्वर्ट हुआ C6H12O6 के अंदर। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी? ये दोनों ही तो हमारे क्या है, मेटाबोलाइट्स है। ये क्या हो गए, मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये दोनों चीजें मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। तो अगर कोई चीज बन रही है C6H12, अगर कोई एक चीज किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी एक तरीके से मेटाबोलाइट ही कहला रहा है। मतलब जो भी चीजें यूज हो रही हैं एक मेटाबॉलिज्म के अंदर या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, वो बेसिकली मेटाबोलाइट्स कहलाती हैं। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गई बात। तो अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं थोड़ी-सी जो जितनी लाइफ प्रोसेस है, उनके बारे में चीज़ें ब्रीफ कर देते हैं। देखो, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो जितनी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे, उनमें से कुछ लाइफ प्रोसेस जो है, मैं आपके सामने थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड का टेकिंग करते हैं, इनटेक ऑफ फूड। मैं अभी जो चाय पी रहा था, मैं अभी जो चाय पी रहा था, वो मैं क्या कर रहा था? न्यूट्रिशन एक लाइव प्रोसेस कर रहा था, लाइव आपके सामने। मैं आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड करते करते एक लाइव क्या कर रहा था, लाइव प्रोसेस कर रहा था। न्यूट्रिशन क्या है, लाइव प्रोसेस है। मतलब फूड का इंटेक कर रहा था, फूड डायरेक्टली ड्रिंक कर रहा था, किसको, चाय को पी रहा था मैं। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन, जो कि एक लाइव प्रोसेस होती है। और अब मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी क्या करेगी, उस फूड का यूटिलाइजेशन करेगी, उस फूड का, इस चाय का यूटिलाइजेशन करेगी, कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज करे, कुछ भी बनाने में कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा। समझ में आ गई। अब देखो रेस्पिरेशन। अब तुम चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेस्पिरेशन होता रहता है। हम सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। ये भी एक लाइफ प्रोसेस हो गई दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा, ये जो मैं फूड खाता हूँ, वो सेल क्या करती है, देखो ये सेल है हमारे पास। ये देखो, इसको ऐसे बनाते हैं, ढंग से अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से ही थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं ना, आगे तो पढ़ेंगे ही। देखो, ये दोस्तों अपनी सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, ये दिल से पता नहीं क्या बना दिया मैंने, बट आप समझ जाओ जरा दोस्तों। ये यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर हमारा क्या है, डीएनए है। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियस एंड ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, ऐसा कुछ एटीपी बनता है हमें। तो देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, देखो। अब जब सेल्स के बाहर, सेल्स की बाउंड्री से होती हुई चलती है क्या, क्या ब्लड वेसल्स, एंड इस ब्लड के अंदर क्या चल रहा होता है, ब्लड के अंदर चल रहा होता है क्या, ब्लड के अंदर आरबीसीज मूव कर रही होती हैं, उनके ऊपर होता है ऑक्सीजन। तो देखो होता क्या है रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये मत कहना सर अभी क्या डिटेल में चलेगा, अरे थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। तो समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, O2। अब यहाँ पे फूड भी इसी के अंदर जाता है, यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज भी यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से O2 भी जाएगी। O2 एंड ग्लूकोज, O2 एंड ग्लूकोज, या फिर फूड बोल लो, इन दोनों
को होगा ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का होगा बर्निंग या फिर स्लो बर्निंग, हल्की हल्की बर्न, ऐसा नहीं माचिस की तरह आग लगा के नहीं बर्न करेंगे, फटाफट से आग लगी नहीं, ब्रेक डाउन होगा धीरे धीरे ग्लूकोज का, O2 की प्रेजेंस में CO2 बनेगा, H2O बनेगा एंड ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये कहलाता है बेसिकली रेस्पिरेशन, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है वो बर्न होता है सेल के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ वही देखो, वही सेम लाइन लिख रही है। क्या कह रहे हैं, फूड का सेल के अंदर, मैंने बताया था सेल ये है, इसके अंदर फूड का बर्निंग होगी, स्लो बर्निंग होगी, स्लो बर्निंग होगी, और किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर हो गई रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बट हम थोड़ा थोड़ा बेसिक ले रहे आइडिया। फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन क्या था, ये जो ऑक्सीजन आई थी सेल के पास, ये जो फूड पहुंचा था सेल के पास, यही तो ट्रांसपोर्टेशन है। ये जो रॉ मटेरियल है या फिर हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड की हेल्प से, वो सारा एक तरीके से क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। मेरे इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है, एक तो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म का फूड है, वहां से एब्जॉर्ब करने के बाद सारी सेल्स को फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड हो गया, खाना, ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो सारी चीजें एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन क्या होता है दोस्तों, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, अब मान लो सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, सेल के अंदर रेस्पिरेशन, कोई भी प्रोसेस हुई, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन ही हुई, उसमें कोई एक वेस्ट चीज मिली, कोई टॉक्सिक रिलीज हुआ, वो टॉक्सिक हमारी बॉडी को हार्मफुल है, अगर वो बॉडी में रहे तो हम मर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो जो टॉक्सिन्स है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से रिलीज, बाहर निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन समझ में आ गया, सारी लाइफ प्रोसेस हम समझ चुके हैं, सारी लाइफ प्रोसेस हम समझ चुके हैं, समझ में आ गया। अगर इनके नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलो, जरा इसको पीछे कर लेते हैं, आप एक सेकंड लिख लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, समझ में आ गई भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए जरा दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की बात करी अभी तक, हमने वैसे न्यूट्रिशन समझ चुके हैं पूरी तरीके से। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इनटेक होता है एंड यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है, न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होगी जिसके अंदर तुम फूड को खा रहे हो, फूड को खा रहे हो, फूड क्यों खा रहे हो, उस फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेरी बॉडी के काम के हैं। कोई भी चीज खा लो तुम, कोई भी चीज आप खा लीजिए, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स का फोटो आ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप कोई भी फूड खा लीजिए, आप कोई भी फूड खाएंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें ही मिलेंगी, ये सारी चीजें ही मिलेंगी। अब देखो क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने जो फूड खाया उसके अंदर तीन तरह की चीजें मिल सकती हैं। एक हो सकता है एनर्जी वाले फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, रेगुलेटिंग, मतलब देखो समझो, हम जो भी कुछ खाते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्ब होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बस यही सारी चीजें होती हैं। कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, आप अगर कोई मान लो एक कोई मेरे पास कोई पैकेट फूड नहीं है, वरना आप कोई कचरी खाते हैं, कोई भी हम चीज खाते हैं, उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिख रहा होता है, क्या लिख रहा होता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स, न्यूट्रिशन वैल्यू जो लिख रही होती है वहां पे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे क्या क्या लिख रहा होता है, वहां लिख रहा होता है फैट कितना है इसके अंदर, पर 100 ग्राम के अंदर लिखा, पर 100 ग्राम अगर आप इस चीज को कंज्यूम करते हो तो उसमें कितना फैट का इंटेक कर रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, या इसके अलावा कोई साल्ट है या जितनी भी चीजें उससे मिलकर बनी है, वो सारी चीजें लिख रही होती हैं। तो बेसिकली हम जो भी खा रहे होते हैं उनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट। तो जो आप न्यूट्रिशन कर रहे हो, जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, उनके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स बोलो या फूड बोलो, उसी के इंटेक ही तो कर रहे हो आप। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं
एंड हमारी बॉडी उसको या ऑर्गेनिज्म उसको फिर क्या करते हैं, आगे जाके यूटिलाइज करते हैं फॉर किसके अंदर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो आगे बेसिक एक्टिविटीज होती है उसके अंदर यूज होता है। इसकी एक और रिएक्शन, एक और डेफिनेशन लिख रही हूँ, क्या लिख रही है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है कहां से, बॉडी के बाहर से, एंड टू द आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड इज न्यूट्रिशन। क्या बोल रहा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, यहाँ पे एक फूड रखा है, यहाँ पे कुछ भी खाने की चीज रखी है, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारे भूख लग रही बहुत तेज और तुम इसे घुरा रहे हो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, तुम एकदम भूख लग रही है ना। तो अब देखो जरा, तुम मैं क्या कह रहे हैं, ये प्रोसेस क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब भाई तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी एक एनर्जी मिलेगी तुम इसे खा के। तो क्या कह रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के आउटसाइड यानी बाहर से उसको लेके अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेना, टेक करना, वही न्यूट्रिशन है। दूसरी डेफिनेशन भी सेम वही बात कह रही है, दूसरी तरीके से कह रही है, बस समझ में आया। अब तुमने इसको खा लिया और तुमने खा लिया, बॉडी के अंदर चला गया, अब तुम्हें एनर्जी मिल गई। ओ, तो ऐड देखा है, स्टिंग इज द स्टिंग इज द एनर्जी, ऐसी कुछ बोलते हैं। लेकिन वो एकदम बकवास है, उसको मत समझना, वो एकदम चीनी है, उसमें मत पीना कभी स्टिंग वगैरह, ठीक है। वो एक बहुत ही अनहेल्दी चीज है, वो ऐड है, वही ऐड वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी से कुछ बोलते हैं, बट वो एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बेसिकली वो एक शुगर का कंटेंट है। तो उसमें तुम देखोगे कभी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ना, हर एक 100 ml के अंदर तुम्हें आराम से 20-30 ग्राम के करीब चीनी मिलती है उसके अंदर, तो बेकार है, एकदम वेस्ट है। अब क्यों बेकार है ये आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा बहुत आगे आगे हमारे टॉपिक में आता है तो हम डिस्कस करेंगे, क्यों शुगर बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, मतलब अगर हम ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं तो। ओके, आप चाहे इसका रिसर्च कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स की बात करते हैं आप। देखो, जो भी हम फूड खाते हैं वो 3 तरीके का फूड हो सकता है। एक ऐसा फूड हो सकता है कि वो एनर्जी वाला फूड हो, मतलब उसको खाते ही तुरंत तुरंत हमें एनर्जी फील हो। क्यों फील हो? क्योंकि देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट हैं, ये एनर्जी कंपाउंड है, मतलब इनका जो मेन यूज है वो एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। तो देखो, आपने सुना होगा, बोलते हैं ना, जिम जाते हैं कुछ लोग तो उनको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो केला खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? केला। केला क्यों खा लेते हैं? उसके अंदर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। तो जैसे ही हम उसे खाते हैं बहुत ही इजीली जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और फैट थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गए, इनका मेन पर्पस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो एनर्जी फूड बोला गया है इन्हें। फिर दूसरी तरफ आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड बोले तो देखो, हमारी बॉडी का बिल्डिंग जो बात करें, अगर हमारी मसल्स हैं, मेन क्या मसल्स, या फिर जितने भी हार्मोन्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो है बॉडी के अंदर, रिपेयरिंग का काम हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोटीन की मदद से होती हैं। किसकी मदद से होती हैं? प्रोटीन्स की मदद से। इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोला गया है किसको? प्रोटीन्स को। समझ रहे हो? जो मसल्स की ग्रोथ कराते हैं, जिम जा रहे हैं लोग, वो प्रोटीन, वो चाहते हैं मसल बढ़े, उनकी बॉडी में मसल मास आए। अब वो मसल मास किसकी मदद से आएगा? प्रोटीन की वजह से। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने दिन का इंटेक कंप्लीट करते हैं प्रोटीन का, कि मुझे इतना प्रोटीन खाना है, इतना ये खाना है। तो क्यों खाना है? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग क्या है, वो न्यूट्रिएंट है। कैसा है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। समझ में आ रही है? चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक बार बस लेक्चर चेक कर लिया, वरना भाई मेहनत खराब हो जाती है। बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है भाई, 28 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है अपना। समझ रहे हो? चलिए भाई, तो हम क्या कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें आता है ये प्रोटीन्स आता है एंड मिनरल साल्ट आते हैं। देखो, जो हमारे जो बोन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कैल्शियम साल्ट होते हैं, मिनरल साल्ट, तो वो भी एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, समझ रहे हो। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग फूड्स। अब रेगुलेटिंग फूड क्या है? देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड समझ गए भाइयों, अब आती है रेगुलेटिंग फूड। देखो, अब जरा इसको समझा है, कैसे समझाऊं तुम्हें। हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बढ़िया सा। वो ये है कार का, ठीक है। तुम्हारे पास है, तुम एकदम कौन सी कार लेके आओगे बताओ? फरारी लेके आओगे? कोई भी कार लेके आ गए तुम। अब तुम समझ लो कौन सी कार बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे तो ऐसी ही ड्राइंग आती है। एंड देख लो, ये आप एक कार लेके आए और तुम यहाँ बैठ के मस्त चला रहे हो, ओ नो नो नो, एएमयू कैंपस में अपना सिलेक्शन हो गया। अरे सर जी, अभी तो स्कूटी के भी पैसे नहीं है, कार की बातें क्यों कर रहे हो? खैर, जो भी आप समझ लो, मैं क्या कह रहा हूँ, बस तुम कार लेके चल गए। तो उस कार में तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए पेट्रोल। तुम्हें चाहिए पेट्रोल। तो पेट्रोल जो है एक तरीके से फ्यूल है, उसका मेन चीज है पेट्रोल।
पेट्रोल बोलो तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया इसका किसका कार का। हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। कितने अमाउंट में? ज़्यादा अमाउंट में, डेली चाहिए हमें डेली और खूब अमाउंट में चाहिए, ठीक है? तो ये पेट्रोल जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाई रिक्वायरमेंट, यानी इसको बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। किसके लिए? कार के लिए। समझना समझना मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी रेगुलेटिंग फूड पे ही आऊँगा अभी ध्यान से। तो देखो इस कार के अंदर जो मैक्रो है, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो उसको एक तरीके से चलाने के लिए ज़िम्मेदार है, मतलब एक तरीके से अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी मेरी, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसके इंजन ऑयल की बात करूँ, इसकी कार के इंजन ऑयल की बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि डेली मुझे इंजन ऑयल को चेंज करना है, नया इंजन ऑयल डालना है, ग्रीसिंग करनी है, ब्रेक में मोबिल डालना है, ये सारी चीज़ें जो करनी है, ये एक तरीके से उस गाड़ी के चलाने के एक्सपीरियंस को अच्छा करेगी। क्या करेगी? अच्छा करेगी। वो मैक्रो नहीं है, ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कम अमाउंट में चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरीके से जो कार का इंजन ऑयल है या ग्रीस है या फिर जो मतलब और भी सारी चीज़ हो गई मतलब और भी सारी चीज़ हो गई जैसे कि एक लाइट हो गई, हेडलाइट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से उस कार की ड्राइविंग को स्मूथ कर रही हैं, है ना? एक्सपीरियंस अच्छा कर रही हैं। अगर इंजन ऑयल नहीं डलवाओगे बहुत टाइम तक, तब होगा कि तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली-डेली इंजन ऑयल चाहिए मुझे। तो सेम चाहिए विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए। ये है रेगुलेटिंग फूड्स। ये मतलब हमारी बॉडी का एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे। अगर विटामिन्स कुछ विटामिन्स की अगर कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें डिसीज़ेज़ भी होती हैं। हमें डिसीज़ेज़ भी हो जाती हैं, बीमारी भी हो जाती हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो बहुत सारी विटामिन्स एज़ अ को-फैक्टर काम करती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, समझ रहे हो? तो ये जो विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं, ये बहुत ही ज़रूरत का है, मना नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत की नहीं है। बट एज़ अ मैक्रो नहीं है, ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये कैसे न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अब समझ में आ रहा होगा मैक्रो कौन से होते हैं? माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में ज़रूरत हो बॉडी के लिए। बट ज़रूरत दोनों की है। ये मत कह देना कि सर विटामिन्स के बिना काम हो जाएगा मेरा, नहीं। अगर विटामिन्स का इंटेक नहीं होगा, एक होता है मेंटेनेंस डोज़ होती है हर विटामिन की, कि डेली इतना फूड के अंदर हमें मिलना चाहिए, समझ रहे हो? अगर नहीं खाते हैं तो वो डिफिशिएंट हो जाते हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में अगर बहुत से लोग देखेंगे तो सारे विटामिन डी3 के डिफिशिएंट मिलेंगे तुम्हें, समझ रहे हो? मैं भी हूँ, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत विटामिन डी लेता हूँ डेली, या कैप्सूल्स वगैरह आते हैं इसके, है ना? तो अब तुमने न्यूट्रिशन समझ लिया। अब आपने न्यूट्रिशन समझ लिया, न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी समझे। अब बात आती है न्यूट्रिशन के मोड की। न्यूट्रिशन का मोड क्या है? मैंने बोला मैं फूड खा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें आता है मैं कैसे खा रहा हूँ? कैसे खा रहा हूँ? मतलब अब ये नहीं कि हाथ से खा रहा हूँ कि पैर से खा रहा हूँ, ये नहीं। ये बात कर रहे हैं कि उस फूड को ऑब्टेन करने के लिए मेथड क्या है? किस मेथड से आप फूड को खा रहे हैं? तो देखो 2 तरीके का मोड हो सकता है न्यूट्रिशन का। वो 2 मोड कौन-कौन से हैं भैया? ये ज़रा इन दोनों मोड को समझ लिया जाए। एक होता है ऑटोट्रॉफिक। आप सर बोलोगे सर जी यार ये तो मैं मतलब बचपन में पढ़ता था। अभी क्या करें भाई? बचपन में पढ़ते थे भाई, मुझे पता है कि आप 9th से पहले तो 8th 6th में पढ़ा होगा आपने सब। बट अभी हमें एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आए हैं, तो हम ये भी पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, एक काम कर लेंगे अगर तुम्हें आता है तो। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो अपने फूड को खुद बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं। मतलब पै वो कह रहा है मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हूँ अपना खाना बनाने के लिए और मतलब फुलफिल करने के लिए, ठीक है? अब वहीं हेटेरोट्रॉफ जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो खाना बना रहे होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन-कौन हो गए? जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के अलावा आते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर बोले तो साइनोबैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं जो खुद ब खुद अपना फूड बना लेते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक के अंदर 2 चीज़ होती हैं। एक होते हैं वो उन्हें बोला जाता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ और दूसरे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। एग्ज़ैक्टली शायद फोटो ऑटोट्रॉफ ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है कहीं पे, एक रिएक्शन से केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके वो अपना क्या कहते हैं फूड को फॉर्मेशन करेंगे। वहीं फोटो ऑटोट्रॉफ में लाइट की प्रेज़ेंस में कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। वो केमिकल एनर्जी वहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी कोई, उससे यूटिलाइज़ करेंगे एंड अपना खाना बनाएँगे। फोटो ऑटोट्रॉफ तो लाइट की प्रेज़ेंस में फूड बनाएँगे अपना। तो इनमें डिटेल में नहीं आना, हमें फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट एक चैप्टर है क्लास 11th के अंदर, वहाँ पढ़ोगे। अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखो, ऑटोट्रॉपिक 2 तरीके का होता है, फोटो ऑटोट्रॉप होता है, कीमो ऑटोट्रॉप होता है। समझ में आ गई?
चलिए, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं ज़रा। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। देखो ये अपना फूड बना रहे हैं, अब वो किससे बना रहे हैं? कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि CO2 एंड H2O। कौन? फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है। इनको बोला गया है ऑटोट्रॉफिक। अब देखो मैंने बताया फोटो एंड कीमो, यहाँ पे क्या करें? प्लांट्स हैं फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक होते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरीके होगा, फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप बोलेंगे, हाँ कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। फोटोट्रॉपिक कीमोट्रॉपिक जो भी है, मतलब वर्डिंग्स मुझे कंफ्यूजन हुई थोड़ी, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया है। चलिए भाई, अब आती है हेटेरोट्रॉफी की। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ड्राइव करें या फिर जो न्यूट्रिशन को ड्राइव करेंगे वो किससे करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जैसे हम हैं, मुझे चाहिए क्या? मुझे कोई सब्जी खानी तो मैं प्लांट पे गया, प्लांट ने जो फूड बनाया वो मैंने खा लिया। तो वो खाना बनाया प्लांट ने बट खाया किसने? मैंने। तो मैं हो गया हेटेरोट्रॉफिक एनिमल। मैं क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफिक एनिमल। तो वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड जो होता है जो दूसरे लोग बनाते हैं वो। और दूसरा ऑप्शन एक और है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर भी होता है। मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सड़े गले खाने को खाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली खा तो दूसरे का ही रहे हैं बने हुआ, बट वो सड़ा गला हुआ होता है बेसिकली। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स। मैं क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफ हो गया। समझ में आ गई? तो इसके एग्जांपल्स क्या है? एनिमल्स जितने हो गए, फंजाई हो गया, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं एंड कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं। ऐसा नहीं सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक हो, कुछ नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो बेसिकली दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है। कैसे होते हैं? जैसे एक यहाँ पे बताया गया इंसेक्टिवोरस। वहां पे क्या होता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उनके प्लांट पे आके पत्ती पे गिरता है तो वो एकदम बंद कर लेता है फ्लैप, और फिर उसके प्लांट को एक तरीके से खा जाते हैं। समझ में आ गई चीज़? आगे बढ़े। अब देखो, अब बात आती है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब जो आपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटोट्रॉपिक के मैंने दो बताई टाइप, सॉरी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक के मैंने दो टाइप बताए थे, है ना? फोटोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप। अब मैं बता रहा हूँ हेटेरोट्रॉपिक के टाइप्स। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी तीन टाइप्स होते हैं। अब वो तीन टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों? जरा इनको जरा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है, इसको लिख लेते हैं होलोजोइक। दूसरा होता है दोस्तों सेप्रोफिटिक। एंड तीसरा होता है पैरासिटिक। यानी कि दूसरे का खाना खा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक हो गए। लेकिन उसमें भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। वो तीनों डिफरेंस के बेसिस पे मैंने 3 टाइप के डिवाइड कर दिया। एक मैंने बात करी होलोज़ोइक की। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? होलोज़ोइक। अब होलोज़ोइक में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट फूड का एनगल्फ करते हैं। मतलब जो आप एकदम पूरा खाना खा रहे हो, मैं चाय पी, एकदम डार्क चाय पी, या फिर मैंने सेब का खाया, सेब का टुकड़ा लिया, रोटी लिया, एकदम बाइट लिया, तो कंप्लीट फूड को एनगल्फ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? कंप्लीट फूड को एनगल्फ किया जाता है, तो उसको बोला गया है होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोज़ोइक मेट्रोट्रोपिक का ही टाइप है होलोज़ोइक। अब इसका एग्जांपल्स हो गए ह्यूमन्स। कौन हो गए? ह्यूमन्स हो गए। समझ में आ गई? सेप्रोफिटिक के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पे आप डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड बोल सकते हो। इस पे वेरी करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, डिपेंड करते हैं। अब मैं खा रहा हूँ सेब, लेकिन एक अच्छा सेब खा रहा हूँ, मतलब जो सड़ा हुआ गला हुआ नहीं है। जैसे कि मन नहीं करता ना खाने का, तो वो हमारा मूड नहीं है, जैसे हम खाते हैं होलोज़ोइक है। अब वहीं अगर कोई फंजाई आ गई, उसके लिए वो खाना सही खाना उसके लिए काम का नहीं है। जो सड़ा गला हुआ खाना है, वो उसके लिए वही टेस्टी है। समझ में आ रहा हो? तो सैप्रोफिटिक कौन खाते हैं? जो ऐसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। इसका एग्जांपल्स हम बात करें तो देखो, एक एग्जांपल है राइज़ोपस का। राइज़ोपस, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि ब्रेड मोल्ड जो है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, तो भूलना मत, ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब राइजोपस होता क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता देते हैं हम भाई। राइजोपस क्या है? एक फंजाई है, ठीक है? तो ये जो है ब्रेड पे लग, ब्रेड मोल्ड क्यों बोल रहे हैं? जब हमारा ब्रेड अभी फ्रिज में रखे-रखे या बाहर रखे-रखे बहुत टाइम बाद क्या खराब हो जाए, उसमें जो ब्लैक-ब्लैक जो लगता है ना, वो फंजाई लग जाती है, फंगस लग गई इस पे, तो वो ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है? और वो
कौन-सा न्यूट्रिशन दिखाता है वहाँ पे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ किसकी पैरासिटिक की। तो पैरासिटिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं होस्ट की बॉडी से होस्ट की बॉडी से होस्ट बॉडी से ये न्यूट्रिशन सक करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज़्म क्या करेगा, किसी एक ऑर्गेनिज़्म की बॉडी पे जाएगा, या तो ऊपर रहेगा या बॉडी के अंदर चला जाएगा और जो मेरा न्यूट्रिशन है, जो मैं न्यूट्रिएंट्स पचा रहा हूँ, डाइजेस्ट करके बना रहा हूँ न्यूट्रिशन, मतलब मैंने खाया, उससे न्यूट्रिशन रिलीज़ हुआ, बॉडी के अंदर आया, वो उसी न्यूट्रिशन को ही सब कर लेगा। समझ में आ गई? पैरासिटिक क्या करते हैं, एक होस्ट बॉडी पे जाते हैं, किसी दूसरे की बॉडी पे जाएँगे और वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करके एग्ज़ाम्पल्स अगर बात करें, तो जैसे कि हमारे पास हो गए मॉस्किटोज़। ये जो मॉस्किटो होते हैं, ये हमारी बॉडी पे आते हैं एंड हमारे ब्लड सक करते हैं। ब्लड सक करते हुए क्यों? ब्लड के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन वहीं से ही तो जा रहा होता है, तो उसी में से ही वो अपना खाना सक कर लेते हैं। अब देखो पैरासिटिक भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, याद रखना इसको भी, एंड दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट्स। दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, याद रहेंगी आपको। एक्टो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा भाई, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। एक्टो मतलब जो आउटसाइड द बॉडी हो, मतलब किसी ऑर्गेनिज़्म के बॉडी के बाहर से किसी चीज़ को न्यूट्रिशन को सक कर रहे हैं, समझ में आ गई? इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, मॉस्किटो क्या है? एक्टो पैरासाइट है। मॉस्किटो क्या होता है दोस्तों? एक्टोपैरासाइट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एंडोपैरासाइट की बात करी जाए, तो वहाँ पे आता है, देखो देखो, एंडोपैरासाइट क्या बोलते हैं इसको? जो मान लो मेरी बॉडी के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज़्म, कोई एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज़्म घुस गया, ठीक है? और वो मेरे अंदर से न्यूट्रिशन को खा रहा है, न्यूट्रिशन को सक कर रहा है, वो एंडोपैरासाइट हो गया। इसके एग्ज़ाम्पल होता है टेपवर्म। हमने एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा था क्या? टेपवर्म जो है एक प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑर्गेनिज़्म, प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम के अंदर आता है टेपवर्म, एंड वो क्या करता है बॉडी के अंदर से फूड्स को सक कर रहा होता है, ठीक है? एंड इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल है फेमस, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोज़ोआ है शायद मेरे हिसाब से, तो इससे मलेरिया भी होता है, मलेरिया बीमारी जो होती है वो इसी की वजह से होती है। तो ये भी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से फूड को सक करता है, ठीक है? तो आपको एक्टोपैरासाइट समझ में आ गया, एंडोपैरासाइट समझ में आ गए, इनके दोनों के एग्ज़ाम्पल्स मैंने बता दिए। और एक्टोपैरासाइट का एक एग्ज़ाम्पल और देख लो तो शायद लीच भी होता है, लीचेस जो बॉडी के चिपक जाती हैं, तो वहीं से ब्लड सक करती है ना? इसके अलावा एक और होता है शायद टिक टिक, हाँ, टिक क्या होता है? जो हमारे सिर के अंदर जूं हो जाती है ना, तो खुजली मचली रहती है, वो एक्चुअली में एक्टोपैरासाइट होती है ना? तो पैरासिटिक हम पूरा क्लियर हो गया, सैप्रोफिटिक क्लियर हो गया। होलोज़ोइक के अंदर 3 चीज़ होती हैं जो मैं बताना रह गई अभी, वो क्या है? होलोज़ोइक के अंदर भी 3 बेस्ड ऑन कि उनकी मतलब खाने का क्या खा रहे हैं। मतलब होलोज़ोइक को ठीक है, आप फूड खा रहे हो ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेफ़रेंस कि आप मतलब मीट खा रहे हो या फिर प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हो। यानी कि अगर एनिमल बेस्ड फूड खा रहे हो या प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हो, उसके बेसिस पे 3 टाइप बताए गए हैं। ये कहोगे अरे सर इतना आसान चीज़ें क्यों बता रहे हो? अरे भाई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बीवोर हो गया, फिर दूसरा आता है क्या? कार्निवोर, फिर तीसरे होते हैं ओमनीवोरस। देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं, तो उनको बोला गया है क्या? हर्बीवोर्स। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल एनिमल बेस्ड डाइट खाते हैं या फिर बोले तो मीट कंज्यूम करते हैं, उन्हें बोला गया कार्निवोर। ह्यूमंस बताओ जरा, ह्यूमंस कैसे होते हैं? वो ओमनीवोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट प्लस एनिमल दोनों तरीके की डाइट खाते हैं भाई। हम केवल और केवल ऐसा नहीं है मीट चिकन यही खा रहे हैं। कुछ ऐसे हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट हो गई, तो हम कैसे हो गए? ओमनिवोरस हो गए। क्लियर हो गई? तो हमें टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सेप्रोफिटिक का एक पॉइंट है जो मैं सोच रहा हूँ आगे ही बताऊँगा आपको जब, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो देखो ज़रा, अब मैं आपके 2 डिफरेंस की बात हो रही है। ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोपिक में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, ये तो अब तुम क्लियर हो गया, अब तो तुम बता ही दोगे कि ऑटोट्रोफिक के अंदर जो एनर्जी का सोर्स होता है, वो सनलाइट होता है या फिर केमिकल एनर्जी होती है। इन दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल है। या तो सनलाइट के थ्रू एनर्जी आएगी, उससे अपना फूड बनाएँगे, या फिर केमिकल एनर्जी होगी, उससे अपना फूड बनाएँगे। ये कहाँ पे होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है सनलाइट। और हेटेरोट्रोपिक क्या होता है? भैया ये तो रेडीमेड फूड खाते हैं अपना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस के थ्रू होता है, और यहाँ पे या तो डेड या फिर प्लांट एनिमल ये खाएँगे, या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा या फिर हम डायरेक्ट फूड को खा लेंगे, है ना? अक्रेंस की बात करें तो देखो जितने ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? बीजीए का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, इसको याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन आता है। कुछ बैक्टीरियाज़ भी होते हैं
एनिमल्स हो गए, फंजाई, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ें। अब देखो ज़रा, अभी जो होलोज़ोइक था और सैप्रोफिटिक, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है देखो, होलोज़ोइक में देखोगे तो सॉलिड फूड खाया जाता है। मैंने बताया था एप्पल खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, वो सारा क्या एकदम सॉलिड फूड है। उसको डायरेक्टली एंगल्फ करते हैं, है ना? होल प्लांट, होल पार्ट को हम खाते हैं। वहीं अगर सैप्रोफिटिक में देखोगे तो लिक्विड फूड था, मतलब जो सड़ा गला हुआ एकदम लिक्विडिफाई फॉर्म हो जाती है। कैसी? लिक्विडिफाइड फॉर्म हो जाती है। अच्छा, एक डिफरेंस और होता है कि मैंने खाना खाया, अब मेरी बॉडी के अंदर वो फूड जाके क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। अब वहीं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो फूड बाहर होगा, फूड कैसा होता है? बाहर होता है। बट अब जो डाइजेशन कैसा होता है देखो, ये एक ये मान लीजिए, देखो यहाँ पे रखा है एक फूड, फूड देखोगे तो सड़ा गला हुआ फूड ये है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक अजीब-सा जानवर है, जिसकी ये गर्दन है ना? ये गर्दन है, ये इसका पेट है। तो अगर उसको ये फूड खाना है, तो पता है क्या करेगा पहले? मैं तो होऊँगा तो मैं डायरेक्ट खा लूँगा। बट ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर से क्या करेगा, यहाँ पे एंजाइम रिलीज़ करेगा। अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम उल्टी कर देगा एक तरीके से, ऐसा उल्टी कर देगा उस फूड के ऊपर। तो अब वहाँ पे उसने क्या किया, एंजाइम को रिलीज़ कर दिया। अब वो क्या होगा, वो फूड यहाँ पे पहले डाइजेस्ट होगा। यानी कि बॉडी के बाहर ही पहले फूड का डाइजेशन होगा। अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो सेफ्रोफिटिक जो ऑर्गेनिज़्म है, वो उसको फिर एंगल्फ या फिर क्या कहते हैं, सक कर लेगा या फिर खा लेगा। समझ रहे हो? तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर। वहीं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर होता है, वो बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको खाते हैं। समझ में आ गई डिफरेंस, देख रहे हो? तो डाइजेशन देखोगे, साइट ऑफ डाइजेशन, तो होलोज़ोइक के अंदर इनसाइड द बॉडी है, सेप्रोफिटिक के अंदर आउटसाइड द बॉडी, एज़ एंजाइम्स आर रिलीज़्ड ऑन द फूड मटेरियल दैट कन्वर्ट सॉलिड फूड इंटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। यानी कि पहले उसको डाइजेस्ट किया जाता है बाहर, फिर उसको वो खाते हैं। अब देखो एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होलोज़ोइक होता है। फंजाई हो गया, यीस्ट हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है इनमें, सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, अब मज़ा आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ, देखो, देखो ज़रा ध्यान से, हम कोई ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कोई फालतू। एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, एएमयू के अंदर पूछा गया है। 11th एंट्रेंस के अंदर एएमयू में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, फिर हम चेक करेंगे कि आपने सही किया है। ठीक है? मतलब पहले आप इसको पॉज़ कर लो एंड सॉल्व कर लो, फिर आप बताएँगे सही करा आपने या गलत किया है। तो देखो, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म्स इट आल्सो। ओके, देखो मैं एक पॉइंट आज फिर भूल गया, तो क्या बताना? देखो, पैरासिटिक में जो मैं बात कर रहा था आपसे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन को लेते तो हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, बट वो उस बॉडी को हार्म भी करते हैं, मतलब उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। केवल अगर खाना खा लेते हैं, मान लो चलो ठीक है भैया ले लो, लेकिन यार तुम तो मुझे मतलब मेरी थाली, इसी थाली में खा रहे हो, उसी थाली में क्या कर रहे हो, छेद भी कर रहे हो तुम। मतलब तुमने मेरे से खाना लिया ठीक है, तुम मुझे नुकसान ही पहुँचाते हो, मुझे बीमारी भी करते हो। जैसे प्लाज्मोडियम था, मैंने बताया था ना, उससे मलेरिया हो जाता है। वो मेरी बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट की तरह रहता है। खाना खाता है मेरा, ठीक है खा ले, लेकिन भाई मुझे बीमारी कर देता है वो, मुझे मलेरिया कर देता है वो। तो देखो अब ज़रा, अब तुम्हें मैंने हिंट भी दे दिया, अब तो तुम आंसर कर दोगे। तो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो नरिशमेंट खाते हैं दूसरे लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। देखो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम बहुत छोटा-सा ऑर्गेनिज़्म है, हम इतनी बड़ी बॉडी है, तो हम पे डिपेंड है, वो हमारा फूड खा रहा है वो, एंड मुझे बीमार भी कर रहा है। तो उसको क्या बोला गया, डिफाइन करा गया है, पैरासाइट। क्या बोला जाता है, पैरासाइट। समझ में आ रहा है? यानी कि उस ऑर्गेनिज़्म को बोलेंगे पैरासाइट एंड उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया सवाल? बहुत मज़े से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भाई आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन का आप लोग सब आंसर करेंगे, मैं पानी पीता हूँ तब तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी एएमयू के अंदर 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये, है ना? क्वेश्चंस क्या है भाई? द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, आप बोले थे सर कितना आसान चीज़ों क्यों बता रहे हो? कितनी आसान चीज़ से क्वेश्चन पूछी जाती है भाई देखो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को भी खाते हो, एनिमल्स को भी खाते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो केवल एनिमल्स को खाते हैं। पैरासाइट नहीं, हर्बीवोर नहीं, इनको बोलते हैं सर जी ओमनीवोरस। एग्जांपल्स ह्यूमन्स हो गए, है ना? तो ये भी देखोगे एएमयू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और वो हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो मैं क्या बोल रहा था,
हम ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे, कि उस थ्योरी को पढ़ते ही हम सारे आंसर सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। तो हम फालतू चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। चलिए भाई, अब बात आती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ज़रा देखते हैं ज़रा कितना बड़ा लेक्चर हो गया हमारा। 49 मिनट्स करीब हो चुके हैं एंड बढ़ते हैं ज़रा अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं एंड अपना जो टारगेट है वो भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो, हमें बोला गया है, हम अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ के आ चुके हैं पूरा, कि सर न्यूट्रिशन के टाइप भी पढ़ लिए हमने इतने सारे एंड दुनिया भर की फालतू बहुत सारी चीज़ पढ़नी है ना? अब बात आती है कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो हमें पता है प्लांट होते हैं कैसे? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक की स्पेलिंग भी नहीं आती क्या सर जी मुझे? ऐसे बोल रहे होगे ना कि सर जी भाई क्या करें? भूल गए। कभी-कभी 1 सेकंड, ये इसको सरका भी सकते हैं क्या? जस्ट अ मिनट। नाइस, नाइस, नाइस। ये अच्छा है, इधर अच्छा है। हाँ, अब ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे दोस्तों? अरे नहीं सही है। ओह! नहीं, 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 गड़बड़ हो गई। कहाँ चला गया भाई? आ गया, ठीक है। एक्चुअली में जो उसमें होता है ना लिखने का हेड होता है तो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो रहा था। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये किसकी हेल्प से होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है। तो इनका खाने बनाने का तरीका क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस के थ्रू। पहले खाना बनाएँगे, उसी को खा लेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर बन गया वो तो, वहीं पे बन गया खाना। तो देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, जिसके अंदर प्लांट क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। किसकी हेल्प से? CO2 को यूज़ कर रहा है वो, वाटर को यूज़ कर रहा है एंड सनलाइट की प्रेज़ेंस में। एंड प्लांट के अंदर होता है एक पिगमेंट, जैसे बोला गया है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो हेल्प करता है किसको? सनलाइट को ट्रैप करने में, सनलाइट को अपनी तरफ खींचने में। समझ में आ गई? एंड ये जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टोर्ड होता है स्टार्च की फॉर्म में। देखो, तो क्या-क्या बताई? इन्होंने 3-4 बातें बताई। तो ध्यान रखो क्या-क्या बताया इन्होंने? ये कह रहा है CO2 का यूज़ करते हैं ये वाटर का यूज़ करते हैं एंड सनलाइट की प्रेज़ेंस में करते हैं ये अपनी रिएक्शन को। और देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेज़ेंट होता है। देखो, जो वहाँ पे पूरा पैरा लिख रहा है मैं 4 वर्ड में लिख देता हूँ सारी चीज़ें। एंड इसके साथ में ये जो खाना बनता है यहाँ पे, वो बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये खाना क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो खाना बना है, वो कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को यानी कि इसी की एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वो क्या होता है? स्टार्च। इसको एज़ अ रिज़र्व फूड याद रखना, ये क्या है? रिज़र्व फूड है, प्लांट का। और हमारी बॉडी का, एनिमल की बॉडी का रिज़र्व फूड क्या है? अभी सब लोग कमेंट करो अगर आपको आता है तो। ठीक है? अब देखो ज़रा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसकी क्वेश्चन क्या करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है? देखो, यहाँ पे होता क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं एंड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, सनलाइट की प्रेज़ेंस है, क्लोरोफिल है एंड बनता है ग्लूकोज़। ये क्या बन गया? ग्लूकोज़ बन गया, वाटर बन गया एंड ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एज़ अ बाय प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है? एज़ अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। इनके काम करेंगे, मतलब इनका काम करेंगे वेस्ट है इनके लिए। इनके प्लांट की बॉडी का वेस्ट है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अब वो हमारे काम की चीज़ होती है ऑक्सीजन, हम उसको इन्हेल कर लेते हैं। समझ में आ गई? अब देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? कैसे होता है आखिर ये फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे सिंपल स्टेप लिखे हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे लाइट एंड डार्क रिएक्शन के तरीके से। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? 3 मेन स्टेप बताए इन्होंने फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहले क्या बताना है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिल से पहले करेंगे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड फिर जो लाइट एनर्जी है, उसको कन्वर्जन होगा उसका केमिकल एनर्जी के अंदर एंड फिर क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है? फिर क्या होगा? रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक बार चेक करते हैं ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये चेक कर लो कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, सॉरी, सॉरी माय डार्लिंग। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसको ऊपर करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? ये देख लिया, अब दिख रहा होगा। मैं क्या बोल रहा था कि 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहले क्या होगा? ध्यान से सुनो, इधर मेरे फोकस के साथ में देखो। क्या बोल रहा हूँ? पहले होगा सनलाइट का एब्ज़ॉर्प्शन। किसकी हेल्प से होगा? वो होगा किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है लीफ के अंदर, सनलाइट एब्ज़ॉर्ब की जाएगी, ठीक है। अब जो लाइट्स होगी, लाइट, सनलाइट, वो होती है एक लाइट एनर्जी। कौन-सी होती है? लाइट एनर्जी। उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड एंड उसके साथ में एक और चीज़ होती है कि पानी का जो मॉलिक्यूल होता है H2O,
वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में। मतलब H2O का ब्रेक डाउन होगा, कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा हो, मैं अच्छे से अभी आगे बताऊँगा। मैं छोटे-छोटे स्टेप बता रहा हूँ पहले, ठीक है? इसके साथ में क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन जो CO2 है, वो देखोगे वो रिड्यूस हो रहा है किसमें C6H12O6। देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा किसमें केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री के अंदर होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, है ना? और वहीं अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ रही हो, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं हम क्या रिडक्शन। तो देखो CO2 में क्या होता है, हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, C6H12O6 यानी कि H12 यानी कि इतने सारे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो उसको बोला गया है रिडक्शन। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलो, तो देखो तुमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी, वो बहुत ही छोटी-सी हैं, उनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, टेंशन मत लो, बस थोड़ा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। अब ज़रा इसको इमेजिन करते हैं, इसको ज़रा विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्लांट है, दिस इज़ द प्लांट। अब इसके तुम लीफ देख रहे हो लीफ, इस लीफ में क्या प्रेज़ेंट है? क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन-ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोफिल। अब जो सनलाइट से आ रही है एनर्जी, सनलाइट से आ रही है एनर्जी, वो भी कैसी? लाइट एनर्जी। तो सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस के अंदर वो है लाइट एनर्जी का एब्ज़ॉर्प्शन। याद करो ज़रा, ध्यान से याद करो। सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है एब्ज़ॉर्प्शन। क्या हो रहा है? ओ भाई! ये भी भूल गया क्या मैंने अभी? क्या हो रहा है? एब्ज़ॉर्प्शन। फिर दूसरे नंबर पे देखो क्या होगा? अब ये जो लाइट एनर्जी है, ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में, Le टू C। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो वाटर होगा देखो, अब यहाँ पे जो CO2 है उसका इंटेक कैसा हो रहा है? ध्यान रखो, ये हो रहा है एनवायरनमेंट से यानी एयर से। एयर से CO2 का इंटेक होता है स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स के अंदर। वहीं वाटर की बात करी जाए, ये पानी जो ज़मीन से आ रहा है, ये किससे आ रहा है? रूट्स की हेल्प से पहुँचेगा लीव्स तक। समझ में आ रही है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्लांट के लीव्स के अंदर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। अब देखो, ये जो लाइट एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, एंड जो वाटर है उसका होगा स्प्लिटिंग, वाटर ब्रेक डाउन यानी वाटर टूट जाएगा किसके अंदर? H के अंदर, H प्लस एंड O2 के अंदर, O2 के अंदर एंड इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। यानी कि अगर एक H2O है तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आयन्स निकलेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड 1/2 O2 बनेगा। समझ में आई? अब इसको रिएक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बस तुम ये समझो कि 3 चीज़ें हो रही हैं, ये 3 चीज़ें हो रही हैं। और इसके साथ में क्या हो रहा है, ये जो CO2 है इसका रिडक्शन हो रहा है, CO2 कन्वर्ट हो रहा है C6H12O6 के अंदर। ये होता है किसमें? एक डायरेक्ट रिएक्शन में होता है, आगे वो हम बात करेंगे बाद में, ठीक है? तो देखो, अब हुआ क्या? हुआ क्या? फाइनली क्या बना? देखो फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? फाइनली देखोगे तो देखो O2 का फॉर्मेशन हुआ, O2 बन गई, ये C6H12O6 ये बन गया देखो, ग्लूकोज़ बन गया एंड साथ में देखो ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई, ये प्रोडक्ट हो गया मेन इनका, ऑक्सीजन हो गई रिलीज़ किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। समझ में आ गई? तो ये फाइनली होती है हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। अब देखो ज़रा एक चीज़ समझो ज़रा, अब यहाँ पे अगर समझो अब तो तुम आंसर कर ही दोगे, ये CO2 का जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आ रहा है? ये एटमॉस्फेयर से आ रहा है। वाटर कहाँ से आ रहा है? रूट से आ रहा है, सॉइल से। रूट आता सॉइल से है और एब्ज़ॉर्प्शन किसकी मदद से होता है? रूट्स की मदद से होता है। सोलर एनर्जी तो देखोगे तो ये तो पता ही है सनलाइट से आती है। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट के अंदर प्रेज़ेंट होता है। अगर ये बताओ क्लोरोप्लास्ट कहाँ ये है क्या? ये क्या प्लास्टिड है? ये ऑर्गेनेल है। ये क्या है बेसिकली एक ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल, है ना? समझ रहे हो? तो प्रेज़ेंट इन क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनेल सेल एंड इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है? तो प्रेज़ेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स हो गया, सॉफ्ट स्टेम हो गया, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हो गई। तो तुम्हें जो रॉ मटेरियल क्या है, उनके सोर्सेज़ क्या हैं, ये पता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं के अंदर पूछे जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कहाँ से आ रही है फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ हो रही है ना? या फिर पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है ना रिएक्शन में, वो ऑक्सीजन कहाँ से आई है? वो कौन से CO2 से ऑक्सीजन आई है या फिर H2O वाली ऑक्सीजन आई है? कौन-सी ऑक्सीजन है जो रिलीज़ हुई है फोटोसिंथेसिस के बाद में? ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना? तो ये अभी मैं आगे बताऊँगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है? ज़रा ज़रा एक चीज़ समझ लेते हैं पहले। हमने टिश्यू वाला चैप्टर जब पढ़ा था, हमने वहाँ बात करी थी एपिडर्मिस की और बाकी सारी चीज़ों की, ठीक है? तो अब तुम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा यूज़ करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ देखो,
इसको कैसे समझाऊँ आपको देखो, जस्ट सपोज़ ये जो डायग्राम है इसको समझते रहो। ये एक लीफ है, अगर तुम अच्छे से दिख रही हो ये है एक लीफ, समझो ये एक लीफ है, मान लो ये पट्टा है वैसे, इसको मान लो एक लीफ मान लो, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लीफ के ये जो इस लीफ को ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये रीजन, ये बहुत पतला सा दिख रहा है, ठीक है? इसी को मैं ज़ूम इन कर दूँ, इसको क्या कर दूँ ज़ूम इन कर दूँ एक तरीके से। अभी तुम्हें ये लीफ दिख रही है, इसका एक अपर वाला सरफेस है, ये लोअर वाला सरफेस है। ये ऊपर का सरफेस है, इसके नीचे का सरफेस है, ये पत्ती है एकदम, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ज़ूम नहीं कर रहा हूँ, इसको ज़ूम नहीं कर रहा हूँ, इसको ज़ूम नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन ज़ूम कर रहा हूँ, इसका कॉर्नर वाला, ये जो लाइनिंग दिख रही है, इसको जब तुम ज़ूम इन करोगे, एकदम बड़ी सी ज़ूम इन करोगे, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। जब तुम इसको ज़ूम इन करोगे इस पत्ती को, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये हमारे पास एक स्टेम है। अब मैं जो है इस स्टेम के जो कॉर्नर वाला रीजन है इसको मैं एकदम बहुत बड़ा सा कर रहा हूँ। जब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, इसको बड़ा करने के बाद। समझ में आ रही है मैं कैसे किया विजुअलाइज़ करा मैंने? इसको मैं एकदम ज़ूम इन कर दिया, इसको ज़ूम इन कर दिया मैंने, है ना? अब जब तुमने इसको ज़ूम इन किया, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले दिखेगा ऊपर वाली लेयर ऑफ सेल्स मिलेगी, एक लेयर मिलेगी, उसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। मैं क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे? काम में आएगा आगे, तो उसपे थोड़ा एनाटॉमी समझ लो, वैसे 11th का पार्ट है बट थोड़ा-सा समझ लो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ज़ूम इन करते हैं, तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन ऑफ सेल्स दिखती है, लेयर ऑफ सेल्स है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। इसमें भी जो ऊपर वाली लेयर होती है, वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस एंड जो नीचे वाली लेयर होती है, वो क्या कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। लीफ के अंदर लीफ के अंदर जो कवरिंग होती है, यानी आउटर जो लेयर होती है सेल्स की, वो होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है, ये हमने सब पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में। इसका काम क्या होता है मैं वहीं बताऊँगा, वहीं पढ़ा था, वहीं से अब मैं बताया चलो बता देते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये वाटर के मतलब उसको लॉस को बताती है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल पाता एक तरीके से, ठीक है? तो और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो ये जो लेयर ऑफ सेल्स है ये क्या है एपिडर्मल सेल्स है सारी, ये कैसी है एपिडर्मल सेल्स। अब जो ऊपर की साइड है तो अपर एपिडर्मिस हो गया, जो नीचे की साइड है लोअर एपिडर्मिस। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है ना ऊपर वाली यानी इधर साइड प्रेजेंट नहीं होता स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है नीचे, लीफ के नीचे। तुम्हें दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है ये स्टोमेटा, ये जो गार्ड सेल दिख रही है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई, एक लेयर ऑफ सेल्स ऊपर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, ऊपर एपिडर्मिस एक लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच के अंदर अगर आप देखो, इनके बीच में देखोगे तो ये होती हैं क्या? यहाँ पे होती हैं क्लोरोप्लास्ट वाली सेल यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो सेल्स है नॉर्मली ठीक है। अगर इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो प्लांट के अंदर नो डाउट प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन सारी प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। कुछ प्लांट सेल के अंदर होता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उन्हें बोला जाता है मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? याद रख लो इसको गाँठ बाँध के याद कर लो कि ऐसी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पे जो सारी सेल्स दिख रही हैं, जो ग्रीन-ग्रीन डॉट्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो इनको बोला गया है मेसोफिल सेल्स और दूसरा नाम है इनका फोटोसिंथेटिक टिश्यू या फोटोसिंथेटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट होगा वहीं पे तो फोटोसिंथेसिस होगी। सही है, सही है, सही है। अब देखो ये 2 तरीके की है, एक है पॉलीसेड लेयर बोल रहे हैं, एक है स्पंजी लेयर। पॉलीसेड लेयर मतलब जहाँ पे सेल्स थोड़ी एकदम पास-पास प्रेज़ेंट है ना? जहाँ स्पेस कम है। जो एयर स्पेस कहाँ प्रेज़ेंट है? स्पंजी सेल्स के अंदर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और हमें इतना ज़्यादा समझना भी नहीं है। तो तुम्हें केवल एक एनाटॉमी समझ में आ गई लीफ की, कैसे लीफ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं ज़रा कहाँ? अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस समझने। अभी तुमको सारी चीज़ें से क्या समझाते हैं भाई फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं बट थोड़ा और डिटेल में चलते हैं ज़रा। देखो ज़रा डिटेल में क्या पढ़ना है इसके अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमारा, फोटोसिंथेसिस 2 2 स्टेप में होता है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है दोस्तों वो कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले होती है लाइट रिएक्शंस एंड दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या होती है? डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक मैंडेटरी बात ये है कि ये केवल और केवल लाइट की प्रेज़ेंस में होगी। यानी कि इसे सनलाइट की ज़रूरत है एंड जो डार्क रिएक्शन है, इसको सनलाइट से मतलब नहीं रहता। ये इसका कुछ और मैटर है। मतलब इसका नाम भले ही डार्क पड़ा गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में ही हो, ये दिन में भी होती है।
दिन में अब वो क्यों कब होगी मैं बताऊँगा कब होगी, ठीक है? मैं अभी पहले लाइट रिएक्शन फ़ोकस करते हैं। मैं बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है? उसमें 2 स्टेप है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है मैं बता रहा हूँ लाइट की प्रेज़ेंस में होगी। अब इस लाइट रिएक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो? 2-3 चीज़ें होती हैं, क्या होती है? सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, लाइट का एब्ज़ॉर्प्शन होता है। लाइट का एब्ज़ॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। अब थोड़ा-सा हम क्लोरोफिल की अगर बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी को समझ लेते हैं पहले। पहले हम क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी को समझते हैं। मैं लाइट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। अब ज़रा क्लोरोफिल की बात करते हैं। ज़रा ध्यान से समझो, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है अपना दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। इसको ज़रा ध्यान से समझो। हमने सेल चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा था वैसे। तो इसमें अगर तुम देखोगे क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है ये? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है? डबल मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन तुम्हें अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है? इसके बाद तुम अगर ज़रा ध्यान से देखो, इसके बाद मेरे पास पॉइंट्स हैं क्या? ज़रा 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तो अब ज़रा थोड़ा अच्छे से समझाते हैं ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे तुम्हें एक मेम्ब्रेन मिलेगी, अपर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर आपको क्या मिले? इसके अंदर मिलती है थाइलाकॉइड्स। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती हैं आपको क्या? थाइलाकॉइड्स। अगर तुम ज़रा ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से कॉइन की शेप में जैसे ये फ़ोटो में दिख रहा होगा इमेज में अच्छे से, तो ये कॉइन की शेप में होते हैं यहाँ पे थाइलाकॉइड्स। यहाँ पे देखो, ये जो गोल-गोल है ये क्या है? एक थाइलाकॉइड है। ये सिंगल एक थाइलाकॉइड सिंगल को बोला सिंगल। अगर मैं इस तरीके से थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक ये देखो ये मैं 2 कॉइन लगा दिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऐसी 10-15 थाइलाकॉइड्स के स्टाक सा बना दूँ, क्या बना दूँ? एक चट्टा लगा दूँ स्टाक, ठीक है? इस तरीके समझ दिख रहा है आपको अच्छे से? देखो ये, है ना? अगर मैं इस पॉइंट ये एक थाइलाकॉइड है, एक और थाइलाकॉइड रख दिया मैंने, एक और थाइलाकॉइड रख दिया। इस तरीके से मैं क्या बना दूँ? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूँ दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम ग्रेनम। इसे क्या बोल रहे हैं दोस्तों हम? ग्रेनम। ये हो गया हमारे पास ग्रेनम। तो थाइलाकॉइड और ग्रेनम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेल चैप्टर में पढ़ा था, कोई बात नहीं मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्क्लेरोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर मिलेगा तुम्हें थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर का जो ग्रुप स्टाक है उसे बोलते हैं ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है, एक ग्रेनम ये हो गया, एक ग्रेनम ये हो गया। वो 2 ग्रेनम जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसे बोलते हैं लैमेले। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। एग्ज़ैक्टली अगर बताऊँ तो क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। समझ में आया? ग्रेनम जो आपस में कनेक्टेड है धागे से तरीके से समझ लो, वो है स्ट्रोमा लैमेले। अब तीसरी चीज़ एक और समझो, अब यहाँ पे जो अंदर का जो फ्लूइड है, ये कहलाता है स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा थाइलाकॉइड एंड थाइलाकॉइड के बीच में स्पेस जो है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा उसका? स्ट्रोमा। समझ में आई? अब देखो ज़रा ध्यान से समझो। अब ज़रा वापस आते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन जो होती है बेसिकली, वो होती है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे, यानी कि जो थाइलाकॉइड जो है, यहाँ पे इधर प्रेज़ेंट होता है पिगमेंट। मैं इसका ज़रा कलर लेता हूँ दूसरा। यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है क्या बेसिकली? यहाँ पे प्रेज़ेंट है बेसिकली क्या? इधर है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये जो रिएक्शंस होगी लाइट रिएक्शन वो यहीं पे प्रेज़ेंट होती है, यहीं पे होती है बेसिकली। तो ज़रा इधर आते हैं वापस अपने, तो यहाँ पे क्या होती है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? यहाँ पे इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इधर कौन-सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन, ठीक है? अब ज़रा समझो यहाँ पे होता क्या है? मैंने क्या होता है पहले जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफिल मैं भूल क्लोरोफाल तो है, क्लोरोप्लास्ट तो है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेज़ेंट होगा। वहाँ पे आएगी लाइट एनर्जी आती है, ठीक है? अब वो लाइट लाइट जो आती है लाइट सनलाइट आती है, वो उसको ट्रैप करता है, ठीक है? अब क्या होता है आगे क्या होता है? इसके साथ में होता है क्या? H2O जो है, जो H2O है यहाँ पे, फिर से बनाते हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं? हम कह रहे हैं आपसे कि ये जो H2O है, इसका होता है ब्रेकडाउन। ये स्प्लिटिंग ऑफ द H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग यहाँ पे होगी। और वो कैसे होगी? यहाँ पे ये H प्लस कन्वर्ट होगा, H प्लस बनेगा एंड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। या उसके ब्रेकडाउन से होगा नहीं, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 H प्लस बनेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे प्लस आधा वाटर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो यूज़ किसमें होते हैं देखिए, वो होते हैं बेसिकली जैसे समझ लो ये है पिगमेंट, ये क्या हो गया? एक पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना समझ लो केवल। और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, हम बट इतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, जितना हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा उतना अभी के लिए पढ़ेंगे। आज हम 11th में आएँगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आ गया। फिर जो सन की लाइट आती है, सन की लाइट से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइट, ये एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन और ऊपर पहुँच जाते हैं, ठीक है? अब होगा क्या? ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद वापस डाउन पहुँचेंगे, तो यहाँ से होती है एनर्जी रिलीज़। समझो ज़रा, इधर क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज़ हुई है। अभी तक क्या थी केमिकल एनर्जी, अब वो किसमें आ गई सॉरी अभी तक क्या थी लाइट एनर्जी थी वो, अब किसमें बन गई है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ हुई। अब क्या होगा? इसी एनर्जी रिलीज़ होने से क्या बनेगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा प्लस एनएडीपीएच, एनएडीपीएच2 इन 2 एनर्जी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तुम देखो ज़रा, तो आप देखो ज़रा, क्या देखोगे ज़रा? मैं क्या बता रहा हूँ? जो लाइट रिएक्शन हुई सबसे पहली चीज़ कहाँ पे हुई? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हुई। कहाँ पे हुई? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट आपको जो याद रखने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कहाँ पे हुई है? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे हुई है। समझ में आई? और देखो और दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ। और समझो देखो, और यहाँ पे क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है एंड ये रिएक्शन क्वेश्चन में पूछी गई है एक बार। तो देखो ज़रा इसको समझ लो। H2O से क्या बना? एक H2O है तो उससे बने 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन निकले एंड हाफ O2 तो ये रिएक्शन हुई है वहाँ पे। इसके साथ में देखो ज़रा फॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो क्या? कि यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हुआ है किसका? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी कंपाउंड बना है एंड NAPDH2 बना है। पूरा नहीं लिखा मैंने, थोड़ा रह गया। क्या बना है? NADPH2 इनको याद रख लेना। इस पे बहुत ज़रूरी चीज़ है ये एक तरीके से। तो हुआ क्या? हुआ क्या-क्या? देखो, अब देखो, अब जब एक वाटर मॉलिक्यूल है तो हाफ O2 बना है। तो बेसिकली अगर 2 H2O के मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट हो जाते हैं, तो बेसिकली देखोगे क्या होगा? 4H+ बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड पूरा एक O2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखो, तो लाइट रिएक्शन के अंदर ध्यान से समझो, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो वाटर सॉरी जो ऑक्सीजन है, ये बाहर निकलने के लिए तैयार है। मतलब जो ऑक्सीजन हम जो इन्हेल कर रहे हैं, वो लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर के स्प्लिटिंग से बनती है। वाटर ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, वो स्टोमेटा से बाहर जाता है, एनवायरनमेंट में पहुँच जाता है। ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो लाइट रिएक्शन समझो कितनी काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, समझ में आ गई? एंड 2 एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एटीपी एंड NADPH2 भी बन रहा है। अब ये जो है, ये दोनों चीज़ें कहाँ काम में आएँगी? ये काम में आएँगी विल यूज़ इन, ये यूज़ होंगी कहाँ पे? विल यूज़ इन वेयर? ये होगी डार्क रिएक्शन के अंदर। ये जो दूसरी वाली रिएक्शन होगी वो वहीं पे यूज़ होंगी दोनों चीज़ें। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये मेन लाइट रिएक्शन के पॉइंट हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर यही मेन चीज़ें होती हैं। आगे चलो अब देखो समझ लो ज़रा। तो लाइट रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर और जो थाइलाकॉइड होता है वहाँ पे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलॉन्ग विद द पिगमेंट यानी यहाँ पे पिगमेंट प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? और ये सारे आपस में मिलके लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, इसको फोटो सिस्टम बोलते हैं। ये इतना काम का नहीं है, इसको छोड़ दो इस लाइन को। तुम फोटो सिस्टम के बारे में मत पढ़ो, कोई काम का नहीं है, आगे पढ़ने का अभी कोई ज़रूरत का नहीं है। अभी जो बताया था मैंने वो चीज़ याद रखो, क्या? हैलोजन मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट है, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेज़ेंट होगा, लाइट एनर्जी आएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी और उससे बनेगा एटीपी एंड NADPH2 दोनों कंपाउंड बनेंगे, जो आगे डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। इसके साथ में वाटर स्प्लिटिंग होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा, जो हम इन्हेल करते हैं वो ऑक्सीजन वहीं से आती है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपसे मैंने पूछा था कि एक क्वेश्चन आया था इनमें के अंदर क्या, कि पानी जो सॉरी ऑक्सीजन जो हम इन्हेल कर रहे हैं, जो प्लांट बाहर निकालता है, वो कहाँ से आया? देखो हमने फोटोसिंथेसिस करी, CO2 बना, H2O मिलके बना और आगे जाके क्या बना? ग्लूकोज़ बना, C6H12O6 बना एंड ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। अब ये जो ऑक्सीजन है
ये देखो एक ऑक्सीजन H2O के पास भी प्रेज़ेंट है, CO2 के पास है, तो क्वेश्चन था कि कहाँ से आई? CO2 से H2O से। अब क्लियर हो गया कि जो H2O जब स्प्लिट होता है तब ऑक्सीजन निकलती है। समझ रहे हो? CO2 का स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, CO2 रिड्यूस होता है C से H12O6 में, वो कहाँ पर होता है डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर हो गई, लाइट रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है हिल रिएक्शन, अगर चाहो तो याद कर लेना, कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हमारी ज़रूरत की थी, हमारा हो गया। अब देखो, मैं तुमसे बात कर रहा था लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट हो या ना हो, बट उसको ज़रूरत है एटीपी एंड NADPH2 आगे जाके जो रिएक्शन होगी, जो रिडक्शन होगा, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो एनर्जी थी, वो हमने बना ली, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, किसमें? एटीपी और NADPH2 ये क्या है? एनर्जी कंपाउंड है, यानी हाई एनर्जी कंपाउंड है। अब इनकी मदद से आगे CO2 का रिडक्शन होगा, C6H12O6 बनेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे। अगर लाइट आएगी, लाइट सनलाइट होगी, तभी लाइट रिएक्शन होगी, तभी एटीपी एंड NADPH2 बनेगा एंड फिर ही उसको आगे जाके डार्क रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। तो डार्क रिएक्शन को लाइट होना, ना होना इस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एटीपी एंड NADPH2 बन चुका है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें बन चुकी होंगी, तब आगे जाके क्या होगा? आगे जाके हमारा क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा या फिर केल्विन साइकिल होगी। इससे पहले देखोगे तो ये जो सीरीज़ थी लाइट रिएक्शन की वो सामने आपको दे रखी है। सबसे पहले लाइट का क्लोरोफिल से एब्ज़ॉर्प्शन होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा एंड ये दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। फिर ये दोनों चीज़ें बन जाएँगी, तब आगे जाके क्या होगी? डार्क रिएक्शन होगी। समझ में आ गई इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ें। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? देखो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जब हो जाती है, तभी डार्क रिएक्शन होती है। क्यों? डार्क लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है? एटीपी एंड NADPH2 ये दोनों चीज़ें ज़रूरत हैं, किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के अंदर लाइट एनर्जी इज़ नॉट देखो क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड बस। लाइट ओफ क्या हो रहा है ये? लाइट रिएक्शन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड लाइट एनर्जी इज़ नॉट यूटिलाइज्ड यहाँ पे लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे लाइट एनर्जी से जो बने हैं, लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने उनकी ज़रूरत है। और देखो डार्क रिएक्शन जो होती है थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट रिएक्शन, ठीक है? और क्योंकि ये प्योरली एंजाइम ड्रिवन है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम यूज़ होंगे, वो हमें नहीं पढ़नी है अभी। अभी एक चीज़ जो मेन चीज़ है जो आपको काम की है, वो ये याद रख लो कि जो साइट है किसकी डार्क रिएक्शन की साइट, यानी कि जो डार्क रिएक्शन जहाँ पे होती है वो क्या है स्ट्रोमा। यहाँ पे स्टार मार्क करने का ऑप्शन है क्या? कहीं से अगर स्टार बनाने का ऑप्शन होता मैं स्टार बना देता इधर। ये क्या है स्टार बनाने को मैं खुद से बना देता हूँ। ये क्या है कि डार्क रीजन कहाँ होता है इसमें क्वेश्चन आता है स्ट्रोमा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट समझ गए? अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी स्ट्रोमा क्या है? मुझे पता है मैंने पूरा इमेज विजुअलाइज़ कर रखी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? थाइलाकोइड मिलेंगे, स्ट्रोमा मिलेगा तो स्ट्रोमा के अंदर होगी डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होगी। क्लियर होगी क्या? अब देखो जरा, अब तुम्हें थोड़ा-सा बताता हूँ C3 वर्सेस C4 प्लांट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सोचा ये थोड़ा समझा देते हैं इसके बारे में। देखो, C3 प्लांट्स कैसे होते हैं? देखो फोटोसिंथेसिस सारे प्लांट्स में होती है, ठीक है, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे दोनों में होती है, ठीक है। अब देखो अगर हमने जो लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लीफ का एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहाँ पे अब तुम ज़रा ध्यान दोगे, तो सबसे ऊपर था तुम्हें एपिडर्मिस, ठीक है, इसको बोलते थे अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलते थे लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में मिलती थी तुम्हें क्या? इनके बीच में मेसोफिल सेल्स मिलती थी क्या? मेसोफिल सेल्स। तो देखो ये है मेसोफिल सेल्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होता क्या है मेसोफिल सेल के साथ में बीच में होते हैं जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमारे पास वाटर एंड फूड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होके आ पाती हैं, है ना? अगर फूड जो बनेगा वो फ्लोएम के थ्रू जाएगा बाकी चीज़ों में, जो पानी आएगा वो जाइलम की मदद से आएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो तो ये एक C3 प्लांट का क्या है मतलब लीफ का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा ये जो जाइलम है एंड ये फ्लोएम है, इनके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं इन्हें बोला जाता है बंडल शीथ सेल। क्या बोल रहे हैं? ये जाइलम फ्लोएम के सराउंडिंग में एक सेल का स्ट्रक्चर मिलता है, उन्हें बोला जाता है बंडल शीथ सेल। तुम याद रखो, इन्हें क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल, जो कहाँ होता है? अब बहुत डिटेल में हम एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए अलग से चैप्टर 11 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अभी तुम क्या समझो, जाइलम फ्लोएम के सराउंडिंग में एक रिंग टाइप में सेल्स बनती हैं, उन्हें बोला जाता है बंडल शीथ सेल। ठीक है? ठीक है? अब देखो डिफरेंस क्या है C3 और C4 के अंदर? यहाँ पे भी तो बंडल शीथ सेल मिल रही है, वहाँ पे भी मिलती है। बट डिफरेंस ये होता है कि जो बंडल शीथ सेल C4 प्लांट के अंदर है, यानी ऐसे प्लांट
जिनके साइलम फ्लोएम के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, वहाँ पे अगर क्या प्रेज़ेंट हो क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट हो, क्या प्रेज़ेंट हो? क्लोरोप्लास्ट। तो यानी कि ये क्या है बेसिकली मेसोफिल सेल्स हैं। मतलब मेसोफिल सेल किन्हें बोलते हैं? जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता था। तो यानी कि देखो डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम्हें? जो C3 है, एक C4 है। तो C3 के अंदर जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ BS सेल बोल दिया मैंने यहाँ पे, बंडल शीथ सेल। यहाँ पे इस ये जो है इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट नहीं है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है या फिर बोलो तो ये मेसोफिल सेल नहीं है। ये क्या है? मेसोफिल सेल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ C4 के अंदर क्या है कि जो बंडल शीथ सेल होती हैं हमारी, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? मेसोफिल सेल मिलेंगे। यानी इनको मेसोफिल सेल बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट होता है। अब डिफरेंस क्या आता है बेसिकली? डिफरेंस ये आता है कि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट हो या डार्क रिएक्शन हो, वो दोनों क्या होती हैं? केवल और केवल मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। वहीं दूसरी तरफ C4 प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो मेसोफिल सेल के साथ में बंडल शीथ सेल में भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो ग्रीन-ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है? तो अपने काम का जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने एकदम लिख दी हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे कम एफिशिएंट होते हैं हॉट क्लाइमेट के अंदर जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है और C4 जो होते हैं एफिशिएंट होते हैं जब हॉट यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब C4 एफिशिएंट होते हैं। तो मैं अगर तुमको याद करना है ना तो तुम केवल ये याद रख लो। लीफ की एनाटॉमी नो स्पेस स्ट्रक्चर मिलेगा C3 के अंदर। यहाँ पे देखो जो जो क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है इनके सराउंडिंग में सेल्स में उसी को क्रेन्ज़ एनाटॉमी बोला गया है। जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ है हमें बस तुम्हें एक वर्ड याद रखना है क्रेन्ज़ एनाटॉमी। ये अभी हमारे काम का है नहीं इसीलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं इसके बारे में। अगर लोकेशन की बात करिए कहाँ पे देखो ये बहुत काम का पॉइंट है ये, कि जो फोटोसिंथेसिस होगा केवल मेसोफिल सेल के अंदर होता है। किनके अंदर? C3 प्लांट के अंदर। वहीं C4 के अंदर मेसोफिल सेल के साथ बंडल शीथ सेल में भी प्रेजेंट होगा। बंडल शीथ सेल C3 प्रेजेंट है कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है C3 के अंदर, वहीं C4 में है इसीलिए वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। बस इतना याद रखो। एक चीज़ याद रख लो एग्ज़ाम्पल्स हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि C3 प्लांट्स कौन से होते हैं? व्हीट, राइस, पोटैटो ये हो गया। C4 प्लांट किन होते हैं? मेज़, शुगरकेन एंड सोरघम। ये 3 चीज़ें हैं C4 प्लांट के एग्ज़ाम्पल हैं, ये C3 के इनको ज़रा आप याद कर सकते हो। अब ज़रा एक बार चेक करते हैं कि हमारा लेक्चर कितना बड़ा हो गया। ओह माय गॉड! अराउंड 1 ऑवर 30 मिनट्स होने वाले हैं। कोई बात नहीं है, हमारा ये लेक्चर खत्म होने वाला है, बस हम अब क्वेश्चन्स करेंगे। अब दोस्तों अपन लोग क्या कर रहे हैं, अब केवल और केवल अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब क्या करना है आपको देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको खुद। हमने जो पढ़ा उसकी नॉलेज को यूज़ करते हुए एंड आप लोग कमेंट करेंगे अपना स्कोर। मान लो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आप बताएँगे सर मेरा इसमें से इतने क्वेश्चन मेरे सही गए, इतने गलत हुए, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन आगे। तो देखो सबसे पहले क्या ड्यूरिंग द नाइट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी अकरिंग इन द प्लांट इज़ नाइट के दौरान यानी रात के दौरान की जो एक्टिविटी मेजर प्लांट के अंदर कौन-सी होगी? देखो, एक चीज़ देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है प्लस फोटोसिंथेसिस दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, है? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, उसमें CO2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ O2 की ज़रूरत पड़ेगी एंड CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है? तो प्लांट के अंदर तुम अगर लॉजिक यूज़ करो क्या? कि CO2 कब इन्हेल करेगा वो? कब इन्हेल करेगा? जब उसमें लाइट रिएक्शन होगी। मतलब जब लाइट रिएक्शन हो रही होगी तभी वो कंपाउंड बना रहा होगा एस NADPH2 NADP है ना? तो उस टाइप में करेगा बेसिकली। और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा CO2 को एक्सहेल करेगा, बाहर निकालेगा। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तब CO2 इनटेक हो रही होगी एंड O2 बाहर निकल रही होगी या फिर बोल सकते हो एलिमिनेट हो रहा होगा। वहीं रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा CO2 एक्सहेल होगी यानी बाहर निकलेगी, एलिमिनेट होगी एंड O2 इनटेक होगा। अब जब बताओ मुझे रात के दौरान में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी? नहीं हो रही होगी सर, लाइट रिएक्शन तो हो ही नहीं रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है? तो जब रात के दौरान में O2 एलिमिनेशन हो रहा होगा? नहीं, क्योंकि लाइट रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी, लाइट की प्रेज़ेंस में होती है लाइट रिएक्शन, तो उस टाइम पे O2 बाहर तो निकल ही नहीं सकता। CO एलिमिनेशन CO का तो कोई काम ही नहीं है, CO2 है हमारे पास तो बेसिकली। CO2 का एलिमिनेशन हो रहा होगा, CO2 का एलिमिनेशन हो रहा होगा, क्यों?
क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो रहा होगा ना, फोटोसिंथेसिस भले ही ना हो रहा हो प्लांट के अंदर, लेकिन एनर्जी तो बन रही होगी ना। मतलब जो फूड को सेलुलर रेस्पिरेशन तो हो रहा होगा बेसिकली। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया आंसर? तो अगर ये क्वेश्चन सही होगा तो आप अपना काउंट कर लेना स्कोर, बाकी गलत का हो तो गलत कर लेना। C3 प्लांट के अंदर फोटो देखो कहाँ पे एएमयू के अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसीलिए मैंने C3 और C4 के बारे में बात करी आपसे। ये वैसे 11th का पार्ट है बट हमने इसीलिए बात करी कि C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, कहाँ पे हो रहा होगा? थाइलाकोइड्स के अंदर, केवल मेसोफिल सेल्स के अंदर, बंडल शीथ के अंदर या फिर दोनों के अंदर? अगर यहाँ पे C4 लिख रहा होता तो डी ऑप्शन होता, बट यहाँ पे C3 की बात कर रहे हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ओनली बन ओनली ओनली मेसोफिल सेल्स, ओनली ओनली एंड मेसोफिल सेल्स। अगर C4 होता तो मेसोफिल प्लस बंडल शीट होता। ठीक है जी, समझ में आ गई? अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंसेस व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड, व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से नहीं लिए जाते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर, बताओ क्या? तो CO2 बाहर से आती है, लाइट भी बाहर से आती है, H2O भी बाहर से आती है, H2O भी बाहर से आती है, H2 बाहर से। क्लोरोफिल की बात करें तो ये जो देखोगे आप, ये हमारी लीफ के अंदर, लीफ यानी क्या बोलते हैं, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है यानी इनसाइड है, तो इसीलिए ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लो भैया सही है आपका नहीं। आगे बात करते हैं जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लाइट डिपेंडेंट देखो जरा, लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट। तो देखो लाइट डिपेंडेंट कब होगी? उसके लिए चाहिए वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग होना मस्ट है। तो वाटर ही नहीं होगा तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज इन लाइट कैसे, लाइट रिएक्शन कैसे हो जाएगी? CO2 की जरूरत नहीं है मुझे, CO2 की जरूरत कब पड़ेगी? डार्क रिएक्शन के अंदर पड़ेगी, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, ऑक्सीजन तो निकालेंगे हम, प्लांट को उसकी जरूरत थोड़ी है पड़ने में, ठीक है। हाइड्रोजन ये भी बेकार है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी, सी ऑप्शन है ना, समझ में आ गई? तो इस तरीके से करोगे। द इवॉल्व्ड ऑक्सीजन ड्यूरेशन कम्स फ्रॉम, अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन आप खुद करो, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, है ना? फिर देखोगे अगला क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है ऑटोट्रॉपिक के अंदर, क्लोरोफिल की जरूरत है, सनलाइट की भी जरूरत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा टाइम कम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, एएमयू के अंदर पूछा गया है 2015 के अंदर, ये हम पूरी सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। जाइलम देख कितना आसान क्वेश्चन है, जाइलम का काम क्या है प्लांट के अंदर बताओ जरा? फूड का ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना, अमीनो एसिड का, ऑक्सीजन का, किसका? खुद करोगे, HW है ये, HW, ठीक है। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको खुद ट्राई करना है। फिर देखो सेम क्वेश्चन आ गया इन प्लांट ऑटोट्रॉपिक में, देखो पहले कब आया था क्वेश्चन ये 15 में आया था, नहीं ये वाला संदर्भ 15 में आया था ये, है ना? और सेम क्वेश्चन ही आपको 14 के अंदर मिल गया। इन प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर क्या? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, क्या ऑल ऑफ दीज सर जी, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़े। ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये देखोगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन। CO2 एंड वाटर दोनों चीजें सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, पानी निकलेगा एंड CO2 बनेगा। समझ में आ रही चीजें? ठीक है जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ओके, अब और देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस रिलीज, ये संख्या 6 के अंदर पूछा गया था, इसीलिए मैं उस रिएक्शन पर जोर डाल रहा था क्या कि H2O का जो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? एक निकलता है हमारे पास, दो निकलते हैं H प्लस आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। तो इस हिसाब से आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का। द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, बताओ जरा, जल्दी फटाफट आंसर करो भाई, पॉज करो आंसर करो। जो लाइट रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है जिससे डार्क रिएक्शन होगी आगे? डार्क रिएक्शन के काम की चीजें क्या है जो लाइट रिएक्शन बनती हैं? वो ATP एंड NADPH। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। लेकिन देखो एक चीज बताऊं आपको, ओके, एक चीज़ हम आपको क्या बताएँ ज़रा देखो ज़रा, हम ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, बट ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, बट एक और चीज़ होती है इसके अंदर, अगर कोई जल्दबाज़ी में करेगा तो मैं भी अभी जल्दबाज़ी कर रहा था, ए ऑप्शन बना था, बट कल पढ़ लो, क्वेश्चन है एएमयू का, ध्यान से करो। यहाँ पे एटीपी भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, ये तो नहीं है, ये नहीं। एटीपी बनेगा एंड NADPH तो बनेगा, इसके साथ में फोटोलाइसिस भी होगा पानी का। पानी का ब्रेकडाउन भी तो होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है?
तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड आपने पूरा लेक्चर कर लिया भाई अगर 1 आवर 30 मिनट का, तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। आपने इतना बड़ा लेक्चर करा है हमारे साथ में, तो इसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ एंड तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, थैंक यू सो मच आप इतनी देर हमारे साथ बने रहे। बट एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ ज़रा, वो क्या है भाइयों, वो क्या है देखो ज़रा, हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ डीपीपी एंड ये नोट्स इसके आपको कैसे मिलेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ज़रा चलते हैं अपने फ स्क्रीन के ऊपर, ये, हाँ, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं ज़रा ट्राई करता हूँ आपको दिख रहा है नहीं सब कुछ? हाँ, अब दिख रहा होगा। देखो, हमारे एक मतलब वेबसाइट है अपनी, वेबसाइट का नाम क्या है? अल्फा क्लास डॉट इन इसको आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, है ना? और जैसे ही आप सर्च करोगे, तो इस तरीके से एक रेड कलर का बैनर दिख रहा होगा, जॉइन अवर लास्ट 30 डेज़ बायोलॉजी फ्री कोर्सेज़ फॉर 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको करना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स जो भी होंगे यहाँ पे नोट्स, रिव्यूज़ आपको आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? फिर आपको क्लिक करना है एनरोल फॉर फ्री। क्या करोगे? एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करोगे एंड इसके बाद आपको करना है लॉगिन। आपको करना है लॉगिन या साइन अप। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप पे। अगर आपका बना हुआ अकाउंट है कोई तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, मैंने बना रखा है अकाउंट एंड मैं आपको करता हूँ यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश। तो यहाँ से तो लॉगिन नहीं कर पाऊँगा शायद मैं। देखो इसका पासवर्ड डालता हूँ मैं अपना, ईमेल डालते हैं एंड पासवर्ड डालेंगे, फिर कर लेंगे साइन इन पे क्लिक। देखो हमारा साइन इन हो चुका है। ओके, मना कर रहा है क्या? कुछ इश्यू है आपको बेसिकली देखो आपको करना क्या है लॉगिन पे चले जाना, ठीक है डायरेक्टली। लॉगिन पे चलेगा तो डाउनलोड मेरा हो गया लॉगिन, मेरा लॉगिन हो चुका है। वो थोड़ा बहुत बग्स वगैरह में ना बग्स आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे आपके सामने अकाउंट दिखेगा आपको। मेरा अकाउंट ये है, मेरा प्रोफाइल ये सेटिंग साइन आउट ऑप्शन आ गया एंड जैसे आपका एनरोल कर जाओगे माय लर्निंग टैब के अंदर आपको इस तरीके से अपना बैच दिखाई देगा। जो हमारे लेक्चर्स हैं वो इसी के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है? फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से जो भी लेक्चर आएगा वो इधर रिकॉर्डेड दिखने लगेगा एंड ये चैप्टर चल रहा है हमारा इसकी डीपीपी आपको इसके नीचे दिखेगी। यहाँ डीपीपी पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा यानी डीपीपी को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। इस लेक्चर के बाद आपको यही डीपीपी सॉल्व करनी है ना? तो मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, मेरी डीपीपी खुल के आ गई है। एंड ये आपको 20 क्वेश्चंस अराउंड दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, तो आपको सारे सॉल्व करने हैं। इसी के नीचे आपको इसके आंसर की भी मिलेगी। चाहे आप जामे की तैयारी करो या एएमयू की, दोनों के लिए काम के लिए है, दोनों ही काम में आएगा। दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी को ध्यान में रख के बनाया है एंड जो क्लास के नोट्स हैं, इसी के नीचे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना अब चाह रहा था आपसे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड अगर आपको नहीं दिखा होगा मेरे हिसाब से मैंने स्क्रीन चलो देखो, जो भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कल को हम करेंगे लाइव क्लास। अभी जो था रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको। बेसिकली नेट उसका इश्यू था थोड़ा बहुत वेदर की वजह से। बाय बाय, टाटा, सी यू।